साथ बदलते भारत की शान। स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। जी हाँ, मैं हूँ आदित्य कुमार। त्वचा मानव का सबसे बड़ा अंग है जो शरीर की बाहरी सतह को ढकता है और सूक्ष्म जीवों के हमले को भी रोकता है। मांसपेशियों, अस्थियों, अस्थिबंध और दूसरे अंदरूनी अंगों की रक्षा करना भी इसी का काम है। जी हाँ, जरा सोचिए, अगर शरीर का ये सुरक्षा कवच ही बीमार हो जाए तो क्या होगा। आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम त्वचा में होने वाली आम समस्याओं पर ही बात करने वाले हैं। हमारा विषय रहेगा त्वचा की सामान्य समस्याएं और उनका निदान। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच 3 मेहमान मौजूद हैं। आइए आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर विनोद खेतान, जो दिल्ली के एम्स अस्पताल में त्वचा विभाग के प्रोफेसर हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारी दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर M.K. लाल, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विभू मेहंदी रत्ता। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में त्वचा विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। आपका भी स्वागत है मैडम। हमारे चौथी मेहमान हैं डॉक्टर अनीता गांगुली। अनीता गांगुली सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं CGHS में। वेलकम है मैडम आपका। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। ऐसे विकार या संक्रमण जो इंसान की त्वचा को प्रभावित या क्षतिग्रस्त कर दे, चर्म रोग या त्वचा विकार कहलाते हैं। त्वचा को प्रभावित करने वाली ज्यादातर बीमारियां इसकी परत में शुरू होती हैं। दाद, खाज, खुजली, मुहासे, सूजन, पित्ती, एक्जिमा, तिल, मस्से, फोड़े और सफेद दाग त्वचा को लगने वाले कुछ सामान्य रोग हैं। त्वचा रोग वंशानुगत भी होते हैं और किसी व्यक्ति की जीवन शैली के कारण भी, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लगता है। त्वचा पर लाल या सफेद रंग के उभार, दर्दनाक या खुजली वाले चकत्ते, त्वचा का छिलना और खुरदुरापन, उसका सूखना और फटना, तिल के रंग या आकार में परिवर्तन या फिर त्वचा के रंग का बिगड़ना, ये सब चर्म रोग के लक्षण हैं। त्वचा विकार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इसके छिद्रों और बालों के रोमों में बैक्टीरिया, त्वचा में रहने वाले कवक, परजीवी या सूक्ष्म जीव, वायरस, एलर्जी करने वाले पदार्थों या संक्रमित त्वचा वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आना। इनके अलावा थायराइड, गुर्दे या शरीर प्रणालियों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से ग्रस्त होना भी त्वचा रोगों का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, मेकअप में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भी त्वचा विकारों को आमंत्रित कर सकती है। अगर आप इन सब बीमारियों से बचना चाहते हैं तो स्वच्छ जीवन शैली को अपनाएं। जिन लोगों को त्वचा का संक्रमण है, उनके सीधे संपर्क में आने से बचें। अच्छी नींद लें और खूब पानी पिएं। तनाव से खुद को दूर रखें और पौष्टिक आहार का सेवन करें। डॉक्टर खेतान, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर जी। अगर हम आम स्किन प्रॉब्लम्स की बात करें, अमूमन कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं? अगर आप सारी बीमारियों को एक साथ समझना चाहते हैं जी, तो मोटे तौर पर जैसे बाकी सिस्टम में होता है वैसे ही त्वचा में भी जी, कि कुछ
इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, संक्रमण की वजह से, बैक्टीरियल, वायरल या इस तरह के स्किन के कंटेक्स्ट में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। अच्छा। तो एक तो संक्रमण है, दूसरे इन्फ्लेमेटरी बीमारियां होती हैं जिसमें संक्रमण तो नहीं होता लेकिन जो परिवर्तन होते हैं उसमें सोरायसिस, लाइकन प्लेनस, इस तरह की जो सामान्य त्वचा की बीमारियां हैं वो आती हैं। कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं, जैसे इक्थियोसिस जो अच्छा। चमड़ी पे वैसे छिलके बनने जिसको इक्थियोटिक चेंजेस कहते हैं, या जो मछली की स्केल्स की तरह के होते हैं, तो इस तरह की कुछ बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं। और कुछ कैंसर भी होते हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, सूरज की किरणों के प्रभाव से। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारत में जो हम सारे लोग हैं उनकी स्किन में स्किन कैंसर होने के चांस कम, उसकी संभावना कम होती है बनिस्पत की बाकी यूरोपीय देशों के, और कुछ और मिसलेनियस कह सकते हैं जिसमें बाकी अन्य बीमारियां आती हैं। जलना या चोट लगना या इस तरह की जो ट्रॉमेटिक चीज़ें हैं वो भी जाहिर है कि वो त्वचा पर असर करती हैं। डॉक्टर एम के लाल सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसका जो किस तरीके से मैनिफेस्टेशन या वो स्किन में दिखाई पड़ता है? एक तो शुरुआत में आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी स्किन है, एक कहते हैं कि स्किन इज द मिरर ऑफ योर इंटरनल हेल्थ। बिल्कुल। तो आपकी जो त्वचा है एक तरह से वो आईना है। बिल्कुल। और आपका अंदरूनी आप कितने स्वस्थ है वो एक तरह का आईना है जी। तो हमें अपनी जो त्वचा है और स्किन है उसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, और कम से कम हफ्ते में एक बार हमें ऊपर से नीचे तक अपनी त्वचा को अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो पहले नहीं थी और अचानक ही हमारे स्किन पर उभर गई है जी। तो अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है समाज में जी। और अक्सर ये देखा गया है कि अब जो हमारे जो नवयुवक हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आती जा रही है जी। और अक्सर हमसे कोई प्रॉब्लम्स ये पूछी जाती है मरीजों से, मरीज पूछते हैं हमसे कि हम कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करें क्या ना करें। तो लेकिन इसको हम पहले आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमें हाई कोलेस्ट्रॉल है जी। इससे पहले कि हम टेस्ट करें जी। तो कुछ स्किन पे मैनिफेस्टेशंस हैं जो हमें बता सकती है कि शायद आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है जी। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, अंदाज़ा लगा सकते हैं, श्योर तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक है उसे हम बोलते हैं ज़ेंथेलेस्मा जी। इसके अंदर अक्सर देखा होगा कई लोगों में, यहाँ पर हमारे जो आईलिड्स हैं यहाँ ऊपर की तरफ जी, दोनों आईलिड्स की तरफ निशान होते हैं, थोड़े से वाइट से निशान होते हैं उभरे हुए से। अच्छा। तो ये जिन लोगों में होता है उन लोगों को अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा लेना चाहिए। अच्छा। उनमें काफ़ी संभावना है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा जी जी। दूसरा ये भी देखा गया कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो कई बार स्किन, हमारी जो चमड़ी है उसके ऊपर भी कई बार स्वेलिंग्स, गांठें आ सकती है बिल्कुल, हल्की हल्की पीली रंग की, ऑरेंज कलर की, जो कि बेसिकली क्या है वो जो हमारा जो चिकनाई है वो जमा हो गई है जी। तो अगर इस तरह का कोई भी गांठ आपके शरीर में है या आपकी जो आईलिड है उसके ऊपर कोई निशान है तो डॉक्टर से मिलिए और अपना जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड टेस्ट करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर एम के लाल ने बताया कि स्किन जो त्वचा है वो हमारे शरीर का एक आईना है, काफ़ी चीज़ें हमें बताने की कोशिश करती है अगर हमारे शरीर के किसी अंग में दिक्कतें आ रही हैं। और आगे हम इन बातों पे और भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर विभू, आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम, अगर हम स्किन प्रॉब्लम्स, इस त्वचा संबंधी समस्याओं की बात करें, आजकल इस कदर क्यों बढ़ रही है मैडम? देखिए डॉक्टर आदित्य, आपने बिल्कुल ऐसा सवाल पूछा है जो कि हमारे लिए बहुत एक बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि जो रोग का जो एक शक्ल पहले होती थी सामान्य त्वचा रोगों की, आज वो शक्ल भी नहीं है, और साथ ही साथ बहुत सी जो इसकी जो संख्या है इन रोगियों की बहुत बढ़ गई है। तो उसमें ज़्यादातर जो देखा गया है, क्योंकि जो तो जन्मजात रोग होते हैं, आनुवंशिक होते हैं, फैमिली में चलते हैं, वो तो वैसे ही हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह के चेंजेस ओवर द इयर्स हुए हैं जिसकी वजह से हम बहुत सी स्किन एलर्जीज देखते हैं, पिगमेंटेशन देखते हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस देखते हैं जिसका कि जिक्र डॉक्टर खेतान ने अभी किया। सोरियासिस बहुत बढ़ गया है, और हमारे पास SLE, सन सेंसिटिविटी, धूप से एलर्जी होना, बाहर जो परागकण है उनसे एलर्जी होना। तो कारण इसमें है लाइफस्टाइल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, जिसमें कि पॉल्यूशन है, और इसके साथ ही साथ
हमने देखा है कि जो हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो गई है। सूरज की किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज सीधा हमारे स्किन के ऊपर आती हैं, हमारा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर रहता है, बहुत से हम केमिकल्स के संपर्क में आ रहे हैं, डेली कॉस्मेटिक्स हैं, हेयर डाइज हैं, और भी कई तरह के ना जाने कितनी तरह के केमिकल्स हैं, परफ्यूम्स हैं। अगर हम काउंट करने बैठें तो कम से कम 20 से 30 ऐसी चीज़ें हैं जो हम सर से लेकर के पाँव पे इस्तेमाल करते हैं। डाइटरी चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल हैज़ बिकम मोर, हम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है। सो ये सब फैक्टर्स इकट्ठा कॉम्पोजिट हो करके स्किन डिजीजेस को बढ़ा रहे हैं। रेडिएशन है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं, वायरसेस हैं। सो हमने देखा अभी जैसे कोविड था, सो कोविड ऐसे आया कि उसने ना केवल लंग्स को प्रभावित किया, एक बुखार के रूप में आया, बल्कि साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ स्किन रोग जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे छपाकी, जिसे हम अर्टिकेरिया बोलते हैं, बहुत से मरीज आए, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ। तो इस तरह के बहुत से कारण हैं जो कि हमारे वातावरण के साथ संबंधित हैं, जिसकी वजह से स्किन के रोग बहुत अधिक हो गए हैं। बिल्कुल, कल यानी कि 5 जून को विश्व भर में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, और हमारे आज की चर्चा में भी हमारे एक्सपर्ट्स ने हमको इशारा किया है कि जो हमारा वातावरण है, वातावरण में बदलने की वजह से भी जो हमारी त्वचा संबंधी रोग है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है एक प्रण लेने की कि हम अपने वातावरण को बचाएं, और जितना केमिकल वाली चीज़ें हैं स्किन में ना यूज़ करें, क्योंकि स्किन ही हमारा पहला कांटेक्ट है जिससे हम एक शरीर के माध्यम से जो कि अंदर हमें नुकसान पहुंचा सकती है, केमिकल हो या इन्वायरमेंटल बदलाव है, वातावरण में होने वाले बदलाव। इस बीच हमारे कार्यक्रम को देखते हुए हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे। विनोद जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मैं विनोद। हाँ जी विनोद जी, नमस्कार। जी क्या क्या होता है? खारिश। अच्छा, खारिश होती है। विनोद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी आवाज़ एकदम साफ नहीं आ रही। मैं डॉक्टर खेतान का रुख करूंगा। डॉक्टर साहब आप लाइन पे बने रहें, हो सकता है डॉक्टर साहब आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करें, आप लाइन पे बने रहिए। जी विनोद जी, सर साफ साफ बोलें, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। सर मेरे तलवों में खुजली रहती है। हाँ जी। शरीर के किस हिस्से में खुजली होती है आपको? आवाज स्पष्ट नहीं है। शरीर के किस हिस्से में खुजली होती है विनोद जी? डॉक्टर साहब एंकल कह रहे हैं, तलवों के आसपास। हाँ जी, तो एक पैर में हो अगर तो ज़्यादा संभावना ये है कि फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन ऐसे फ़ोन पर, क्योंकि खुजली त्वचा संबंधी बीमारियों का एक बहुत सामान्य लक्षण है जो सैकड़ों बीमारियों में होता है, तो सिर्फ खुजली के आधार पर नहीं बताया जा सकता, तो आपको किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं केवल खुजली कई बीमारियों में होती है, तो आपको स्पष्ट तौर पे मिलना पड़ेगा, एक विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा, वो उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी जांच करेंगे, उसी के बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। डॉक्टर अनीता गांगुली, आपका रुख करना चाहेंगे मैडम। जी। हेलो। हाँ जी डॉक्टर अनीता, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मैडम, आप बेसिकली एक होम्योपैथ हैं, तो होम्योपैथ का क्या नज़रिया है स्किन की बीमारियों को लेके? होम्योपैथी में हमारा स्पेशली स्किन की बीमारियों को लेकर बहुत अच्छा है। अच्छा। क्योंकि जैसा मैडम ने कहा कि अभी जो स्किन की बीमारियां हैं वो इंडिविजुअली सिर्फ स्किन की सिम्टम्स देखने से नहीं है, कॉम्पोजिट फैक्टर्स आते हैं उसमें जी, जिसमें एक जेनेटिक फैक्टर भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी है। अभी जैसे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल कोविड का दिया जी, क्योंकि हमारे पास ये हेयर फॉल के केसेस, और स्पेशली ये एक है कि होम्योपैथी में स्किन का बहुत अच्छा इलाज है। अच्छा। अर्टिकेरिया के केसेस, डर्मेटाइटिस के केसेस, सोरियासिस, एक्जिमा के बहुत आते हैं जी। तो इसमें हमारा अच्छा रोल इसीलिए है क्योंकि दो चीजें जो होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स मेन है, एक है इंडिविजुअलाइजेशन
और एक है हॉलिस्टिक अप्रोच। बिल्कुल। इंडिविजुअलाइजेशन मतलब जैसे किसी एक इंसान को कोविड हुआ, लेकिन उसको उसके बाद हेयर फॉल हुआ, दूसरे इंसान को कोविड हुआ बट उसने प्रेजेंट किया अर्टिकेरिया को लेके। अच्छा। तो हम जब उसकी पूरी केस हिस्ट्री लेंगे, उसकी डिजीज हिस्ट्री लेंगे, उसकी पास्ट हिस्ट्री लेंगे, मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप, तो हम उन दोनों हम अलग अलग मेडिसिन पे आएंगे। कोई सिंगल मेडिसिन नहीं होती हमारी कि ये अर्टिकेरिया के लिए एक ही मेडिसिन है या हेयर फॉल के लिए एक ही मेडिसिन है। तो हम हर एक इंसान को एक जो हम केस हिस्ट्री अपना लेते हैं उसमें एक इंडिविजुअलाइज मेडिसिन पे आके पहुंचते हैं जो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल। सिर्फ उस इंडिविजुअल हेयर फॉल को ही नहीं ट्रीट करती, वो ओवरऑल और उसकी बाकी जो बीमारियां हैं उसको भी ट्रीट करती है। बिल्कुल, जिसको बिल्कुल। हम हॉलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। बिल्कुल, हॉलिस्टिक अप्रोच की बात की तो अब हम रुक करना चाहेंगे डॉक्टर खेतान आपका। डॉक्टर साहब, सोराइसिस की बात की तो सर सोरियासिस की जो बीमारी होती है उसके क्या कारण होते हैं, उसका इलाज किस तरह संभव होता है? देखिए, सोराइसिस एक सामान्य बीमारी है और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत कॉमन तो है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लगभग 95% मरीजों में ये बहुत हल्की होती है। अच्छा। सोराइसिस के कुछ पैच बने जिसमें थोड़ी से स्केलिंग होती है, थोड़ी इचिंग होती है। ये सिर्फ 5% के लगभग ऐसे सोराइसिस के केस होते हैं जिसमें इसके साथ जोड़ों की समस्या, जिसको आर्थ्रोपैथी कहते हैं, या पस्चुलर सोराइसिस जिसमें वो मवाद वाले दाने, ये बैक्टीरियल नहीं होते, वो सोराइसिस का ही ज़्यादा एक्यूट रूप होता है। अच्छा। या कभी कभी सोराइसिस पूरे शरीर पर एरिथ्रोडर्मा के रूप में, जिसमें शरीर का कोई भी हिस्सा स्पेयर नहीं होता, जो छूटता नहीं है। तो ज़्यादातर मरीजों को ये जानना ज़रूरी है कि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। कई सारी दवाइयाँ हैं, कुछ लगाने की दवाइयाँ हैं जिसको हम टॉपिकल ट्रीटमेंट या लोकल ट्रीटमेंट कहते हैं, और जो खाने की या सिस्टमिक ट्रीटमेंट होती है। तो हम ये देखते हैं कि किस व्यक्ति को कितनी सीवियर, कितनी ज़्यादा है, कितने समय से है, और अगर रिकरिंग है, बार बार हो रही है, तो उसमें सिस्टमिक ट्रीटमेंट देने की ज़्यादा ज़रूरत कई बार पड़ती है। तो ये इसमें सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि ठीक की जा सकती है, लेकिन इसके रेकरेंस को, यानी ये दोबारा होती है या नहीं होती है, इसके बारे में हम तय नहीं कर पाते हैं। अगर मरीज लगातार संपर्क में रहें, फॉलोअप में रहें, तो 95% केसेस जो सोराइसिस के होते हैं वो बहुत हल्की दवाई से आराम से उसका निदान किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ समूल जड़ से भी इसका नाश हो सकता है इस बीमारी का? देखिए, जड़ से नाश एक ऐसा विषय है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग होता है। किसी को सोराइसिस हुई और उसके जो लीजन्स हैं वो गायब हो गए दवाई के बाद, और उसके बाद 10 साल बाद दोबारा हुई। अच्छा। तो आप ये कह सकते हैं, तर्क कर सकते हैं कि ये तो जड़ से नहीं गई। इसमें हमारी अप्रोच ये रहती है कि जितनी सोराइसिस है सीवियर, अगर माइल्ड है तो उसका इलाज वैसे करना है, अगर ज़्यादा है तो उसका इलाज वैसे करना है। तो ये जो एक मिथ है कि जड़ से दूर करना, जैसे ब्लड प्रेशर है, अब हाइपरटेंशन अगर किसी को, तो मैनेज हो सकता है, और मैनेज ही नहीं हो सकता, क्लियर हो सकता है, और वर्षों तक वो दोबारा ना होने की संभावना भी रहती है, पर ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। डॉक्टर वीबू मैम, आपका रुख करना चाहेंगे। मैम, अगर बाल झड़ने की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स हैं, बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि आप इतना पैसा खर्च करिए, हम आपके बाल का इम्प्लांट करेंगे, एक तो ये है। दूसरा मैम, आम समस्या डैंड्रफ की बड़ी बनी रहती है कि लोग कहते हैं कि कभी मीटिंग्स में जा रहे हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं या बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, तो डैंड्रफ से बड़े परेशान रहते हैं। तो मैम, किस तरीके से, क्या सोल्यूशन आपके पास रहता है ऐसे लोगों के लिए? देखिए, कुछ डैंड्रफ एक समस्या भी, हम इसको एक बीमारी भी कह सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा है। तो डैंड्रफ एक कॉमन एक वर्ड है जिससे हम कहते हैं कि बालों में फ्यास हो गई, रूसी हो गई। अब रूसी और फ्यास एक
सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, जैसा कि हम देखते हैं कि अडोलेसेंस में, जैसे किशोरावस्था में हम आते हैं, हमारे हार्मोन सक्रिय होते हैं, हमारी त्वचा ज़्यादा ऑयली होती है, उसी के साथ ही हमारा जो सर की जो त्वचा है, स्कैल्प है, वो थोड़ा सा ऑयली हो जाती है और इसलिए जो हमारे सर में स्केल्स हैं, जो हमारे सर की त्वचा के डेड सेल्स हैं, वो जल्दी जल्दी त्वचा का रिन्यूअल होता है और ये जो स्केल्स हैं, जो मरे हुए मृत कोशिकाएं हैं सर की त्वचा की, वो इकट्ठे होने लगती हैं। तो ये बेसिक एक प्रक्रिया मैंने बताई जो कि एक आम रूसी का कारण होती हैं, लेकिन कई बार रूसी एक इससे ज़्यादा बीमारी का रूप ले लेती है। अगर इस रूसी को अगर ये बहुत ज़्यादा है, चिपकी हुई है बालों में और चमड़ी के साथ लगी हुई है, तब चमड़ी को इरिटेट करके खुजली कर सकती है, लाली कर सकती है, इन्फ्लेमेशन कर सकती है और सर के अलावा चेहरे पे, कानों के पीछे और आंखों के ऊपर, गर्दन के नीचे, शरीर के किसी भी हिस्से के ऊपर ये बढ़ सकती है अगर हम इसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे। इसे हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे फंगस हैं, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो कि सर की बालों की त्वचा में होते हैं और ऑयली अगर हम त्वचा को ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि डैंड्रफ को हमें अगर उसका समाधान ढूंढना है तो हमें सबसे पहले तो एक अपने खाने पीने में हमें बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी नहीं खानी है, नंबर 1, क्योंकि ये हार्मोन की वजह से भी, जो हमारे मेल हार्मोन्स हैं, एंड्रोजन्स हैं, उससे भी डैंड्रफ, सिबोरिया जो है वो बढ़ता है। दूसरा चीज़, हमें बालों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। हमें थोड़ा सा बालों की सफाई को थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें सर धोना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 बार अपने सर को अच्छे से एक अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू से हमें बालों को धोना है। बालों को हमें अच्छे से सुखाना है, गीले बालों को बांधना नहीं है। उसमें हमने जो कंघी है वो भी अपनी साफ रखनी है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अपना तौलिया शेयर नहीं करना। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू के इस्तेमाल से हम ज़्यादातर इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है समस्या तो उसके लिए हमें कई इस तरह के लोशंस हैं, एंटी फंगल लोशंस हैं, कुछ इस तरह के दवाइयाँ हैं जो कि हम सर में लगाने के लिए देते हैं और स्पेशल शैम्पू देते हैं, उससे इसका समाधान किया जा सकता है। आशा है बिल्कुल, और हमें इन सब बातों का ध्यान रख के हम अपनी इस दिक्कत से निदान पा सकते हैं। इस बीच नंद स्वरूप जुड़ चुके हैं बाराबंकी से। नंद स्वरूप, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नंद स्वरूप, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो सवाल पूछिए। लगता उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। इस बीच अंतराल का यानी ब्रेक का समय हो चुका है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब हमारे अंतराल यानी ब्रेक का समय हो चुका है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर M.K. लाल सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी में स्किन लीजन्स की समस्या हो जाती है, इस बारे में डॉक्टर साहब बताइए। जी। जैसा कि हम सबको शायद मालूम ही होगा कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है हिंदुस्तान में और दुनिया में भी। जी। और हिंदुस्तान में इसलिए भी बहुत बड़ी समस्या है
कि अब ये जो यंग पॉपुलेशन है उसमें भी काफ़ी हद तक अफेक्ट आ रही है जी। और जब डायबिटीज़ को काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी साल हो जाते हैं, या आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है जी, तो उसकी वजह से आपकी जो चर्म है, आपकी जो स्किन है, उस पर भी प्रॉब्लम्स काफ़ी आ जाती है जी। अब इसका सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इसका कारण क्या है। डॉक्टर साहब, एक क्योंकि हमारे कारण दर्शक जुड़ जानना- चुके हैं, जी, फिर मैं आपको जी, डॉक्टर जी, साहब जी। आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। नंद स्वरूप, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नंद स्वरूप, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक जी डॉक्टर साहब, अपना सवाल आप प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ, इससे पहले कि मैं इस पर जाऊं कि हमारे स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आई थिंक दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है जी। क्योंकि अगर ये जान जाते हैं हम कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है तो काफ़ी हद तक हम समझ सकते हैं कि हम इसको किस तरह से इससे हम बच सकते हैं। तो मूलतः 3 कारण है डायबिटीज़ में जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है। नंबर 1, अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो जिन लोगों में शुगर अनकंट्रोल्ड है उसमें देखा गया उन लोगों में कि आपकी जो बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। नंबर 2 जो का एक कारण है, आपकी जो खून का जो बहाव है, ब्लड सर्कुलेशन जो है जी, उस पर असर पड़ता है। रक्त का प्रवाह आस्ते आस्ते कम होता जाता है जी। और तीसरा जो है आपकी जो सेंसरी, जो आपके जो छूने की, टच करने की नर्व्स जो है, नसें जो है, संवेदनशीलता हाँ, जैसे डॉक्टर साहब कहेंगे। हाँ, बिल्कुल, शायद मेरी हिंदी जी, जी, मैं नहीं बिल्कुल बता बिल्कुल पा बिल्कुल रहा। डॉक्टर। तो वो मरीज में कम हो जाती है। तो जी। इन तीनों चीजों को मिला के जो है जी ये इस तरह की परेशानियां आती है। अब मैं आपके सवाल का जो जवाब जी, है जी। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है अगर, जी वो भी बहुत ज़्यादा इन मरीजों में देखा जाता है। जी वायरल इन्फेक्शन इन मरीजों में बहुत देखा जाता है। जी स्किन में अगर हम आ जाते हैं तो सेलुलाइटिस एक तरह का इन्फेक्शन जो लोकल एक इन्फेक्शन होता है, अच्छा। वो बहुत इन मरीजों में देखा जाता है। फिर इसके अंदर क्योंकि मरीजों को ये नहीं पता चलता कि क्योंकि सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो कई बार उनको छोटी मोटी चोट लग जाती है जिसका उन्हें पता नहीं चलता, पैरों में खासकर, और कई बार वो बढ़ती जाती है और वो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जी। तो अक्सर हम अपने डायबिटीज के मरीजों को ये कहते हैं कि जिस तरह आप अपना चेहरा देखते हैं शीशे में रोज, तो अपना पैर जरूर हफ्ते में एक बार दिखेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। क्योंकि अगर आपके पैर में कोई चोट लग गई है जिसका आपको पता नहीं चल रहा तो बढ़ती जाती है और कई बार वो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनीता, आपका रुख करना चाहेंगे मैडम। जी मैम, ये बताइए कि होम्योपैथी में स्पेशली जैसा कि हमने अभी डेंड्रफ का इशू डिस्कस किया था, कि डेंड्रफ की जो दिक्कत है, रूसी जिसको बोलते हैं, उसकी उस दिक्कत के लिए होम्योपैथी में इसका कोई माकूल इलाज है? हाँ जी, जरूर है। इसके लिए इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगी बहुत अच्छा इलाज है हमारे पास। और इसके साथ होम्योपैथी का जो इलाज है उसके लिए तो आपको एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जी। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, कोई भी एक दवाई नहीं है जो इसका इलाज कर सके। उसके साथ साथ प्रॉपर जैसे मैडम ने कहा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना है, डाइट में मैनेज करना है, फिर खान पान में मैं और ऐड करना चाहूंगी, पानी थोड़ा ज्यादा पीना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनका इंटेक बढ़ाना है, थोड़ा मैं फास्ट फूड वगैरह भी कट डाउन करने को बोलूंगी। और इसके साथ साथ एक खुद से ओवर द काउंटर आप दवाइयाँ ना लीजिए या फिर इंटरनेट में देख के कुछ नहीं खा लीजिए, उनके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। होम्योपैथी दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा। तो हाँ जी, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके जैसे वो सलाह दे उसी तरीके से दवाइयों को लेना पड़ेगा। आमतौर पे मैडम होता ये है ना, कई लोगों में ये रहता है कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आम जो धारणा है, तो आपने कहा होते हैं, मतलब हमें इसको में भी सावधानी रखने की जरूरत है, यही आप कह रही हैं? हाँ जी, उसमें भी होते हैं, हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। सुनील जी, अपना सवाल पूछिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैनल प्रोड्यूसर से, आप टेक्निकल ग्लिच है उसको आप ठीक कराइए। नमस्कार सर। हाँ सुनील जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर, एक्जिमा हो गया था तो उसमें जानकारी चाहते थे कि वो किस चीजों के टच में नहीं आ रही थी और खाने पीने में क्या अवॉइड करना चाहिए। आप लाइन पर रहिए सुनील जी, मैं डॉक्टर विभूस आपका रुख करना चाहूंगा। मैडम, आप इनके सवाल का जवाब दें जी। आप लाइन पे बने रहिए सुनील जी।
तो आपको जो एक्जिमा हुआ था ये शरीर के किस हिस्से पे हुआ था कि पूरे हिस्से पर ही आपको एक्जिमा की शिकायत हुई थी? सर ये एडी के पास। एडी के पास, तो एक छोटे हिस्से पे था। तो देखिए ऐसा है कि जो पैर के आसपास जो एक्जिमा होता है उसमें सबसे पहले तो हमें एक स्किन को रूखा नहीं रहने देना है। स्किन ड्राइनेस को हमने बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करनी है, क्योंकि पैरों के नीचे की जो चमड़ी है वो सारा पूरा बोझ शरीर का लेती है। हम चलते हैं और हम कई तरह के जूते पहनते हैं जो कोई बहुत रफ़ भी हो सकते हैं। तो आपको एक तो अपना जूता जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे चमड़ी पे रगड़ लगे। बहुत टाइट जूता नहीं पहनना है। आपको अपनी जो पैर धो करके किसी सॉफ्ट साबुन से पैर को धोना है और उसके ऊपर घर पे आप नारियल का तेल या कोई भी जैसे वैसलीन की क्रीम है वो लगा करके दिन में 2-3 बार रखिए। उससे क्या होगा कि जो त्वचा की जो उसकी जो बैरियर क्षमता है जिससे कि वो कवच की तरह रक्षा करती है, तो वो फटेगी नहीं, उसमें फिशर्स नहीं बनेंगे, बीमारियां नहीं पड़ेंगी। और एक्जिमा होता है हमारे कांटेक्ट से, जो हम बाहर की चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, जूता है या पसीना है या उसमें बाद में संक्रमण भी हो सकता है। तो पैरों की सफाई, उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र या क्रीम या तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। जूता आपका साफ़ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसा देखा गया है कि बारिश के मौसम में और लोग मोजे नहीं बदलते, पसीने में रहते हैं, एक दूसरे का जूता शेयर करते हैं। तो बेसिक सफाई का आपने बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल, सफाई से इस बीमारी से बचा जा सकता है। और एक जैसे मैडम बताएं संपर्क के माध्यम से होता है। अगर हम संपर्क में नहीं आएंगे इन्फेक्शन के तो हमें एक्जिमा की प्रॉब्लम, ये समस्या नहीं होगी। डॉक्टर खेतान सर आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर आमतौर पे पुरुषों में अगर देखें, मतलब हर इंसान में कभी ना कभी दिक्कत होती है कि गर्मियों के दिनों में अंडरगारमेंट्स में जो ग्रोइन एरिया है पसीने की बड़ी दिक्कत होती है, वहाँ पर रेड सा बन जाता है, अक्सर कहते हुए हमने सुना है लोगों को। इससे किस तरह बचा जा सकता है? तो गर्मियों में 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो पसीना जाहिर है कि ज़्यादा आता है जी, और जब पसीना ज़्यादा होगा तो जो फोल्ड्स में, जैसे आपने कहा ग्रोइन्स में जी, उन जगहों पे जो कमेंसल होते हैं, जो फंगल जो कीटाणु होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करने की संभावना उसमें होती है। दूसरे, आजकल जो ऑक्लूसिव ड्रेसिंग होती है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे जब से 30 साल पहले 35 साल पहले जब जीन्स कम इस्तेमाल होते थे पहनने में, उन दिनों फंगल इन्फेक्शन यंगस्टर्स में उतने नहीं होते थे जितने आज होते हैं। तो जो वैसे कपड़े हैं जो थोड़े खुले हों, कॉटन के हों, ऑक्लूसिव इफेक्ट नहीं हो, पसीना कम आए, ड्राई रखें उस हिस्से को, और अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो पहले फंगल इन्फेक्शन का इलाज ज़्यादा आसान था। अब कई वजहों से आज फंगल इन्फेक्शन का इलाज ज़्यादा मुश्किल हो गया, और उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह यह है कि ओवर द काउंटर ऐसी दवाइयों को जो मोर देन 1 प्रिपरेशन वाली 4-4, 3-3 दवाइयाँ एक क्रीम में होती हैं, वो नुकसान करती हैं। मेरा सबसे आग्रह ये है कि केमिस्ट से दवा लेके न लगाएं, डॉक्टर से मिलके जो उचित दवा है उसका ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल क्लियर संदेश है कि ओवर द काउंटर ये केमिस्ट से अपनी मन मर्जी से कोई दवाई ला के इस्तेमाल करने के नुकसान अपने हैं। तो डॉक्टर साहब, यहीं पे एक समय ईमेल भी आई है कि उन्होंने इसी समस्या के लिए जो जांघों के आसपास पसीना आने की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन हुआ, कुछ कैंडिडा क्रीम वगैरह लगाई, और जिस दिन वो लगाते हैं वो ठीक रहती है, फिर से वापस आ जाता है। तो क्या कितने दिन लगानी चाहिए? नहीं, तो इसमें ये ज़रूरी है कि हर बीमारी के इलाज का एक मियाद होती है कि अगर आपको 3 हफ्ते लगानी है, 6 हफ्ते लगानी है, तो अगर देखिए खारिश तो हो सकता है कि 2 दिनों की मलहम से भी कम हो जाए और लोग छोड़ देते हैं, लेकिन फंगस क्लियर नहीं होता है, तो उसको हम माइकोलॉजिकल क्योर कहते हैं। एक तो क्लिनिकली बेटर हो गए कि बेहतरी हो गई, लेकिन अगर फंगस नहीं गया तो फिर वो बढ़ने लगेगा। तो डॉक्टर की सलाह के आम तौर पे 6 हफ्ते से ज़्यादा वक्त लगता है फंगल डिजीजेज में, और सिर्फ लगाने वाली दवाई से जब काम नहीं होता है तो एंटी फंगल खाने की दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। अगेन वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना सलाह के
न लें, क्योंकि हर उम्र में अलग अलग मुश्किलें होती हैं। अगर किसी को किडनी की बीमारी साथ में है, डायबिटीज साथ में है, या लीवर की बीमारी साथ में है, तो उसमें हम कुछ एंटीफंगल नहीं दे पाते हैं। जी डॉक्टर, तो ये सावधानियां जरूरी है। जी डॉक्टर, जैसे इनका सवाल था कि लगाते हैं ठीक हो जाती है 1-2 दिन, फिर वापस आती रहती है, तो इनको एक कोर्स करना चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो ऐसे में किसी आप अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलें। हो सकता है कि साथ में कुछ और हो रहा हो, लैकेनिफिकेशन हो गया हो, वहाँ पे की चमड़ी जो मोटी हो गई हो, या हो सकता है कि जो दवा लगा रहे हैं उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक महत्वपूर्ण दवा है जो बहुत सारी बीमारियों में हम जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन में जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अपने फंगल इन्फेक्शन को खराब करते हैं और प्रोलॉन्ग करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्लियर संदेश है डॉक्टर साहब का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर महेश एम के लाल सर आपका। डॉक्टर साहब, अक्सर बुखार के साथ रैशेस की बड़ी दिक्कत देखने में आती है, डॉक्टर इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? ये एक आई थिंक बहुत ही जरूरी आपने सवाल उठाया, क्योंकि जब भी किसी को बुखार हो जाता है, खासकर बच्चों में, और माता या पिता अगर देखते हैं कि कोई दाने या रैश आ गया तो काफ़ी घबराहट हो जाती है। जी बिल्कुल। और अक्सर कई बार देखा जाता है कि उसके अंदर वो सोच नहीं पाते कि क्या करें। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर ऐसा कोई रैश देखते हैं आप, तो घबराए ना और डॉक्टर की एडवाइस ले। और इसके पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, अगर हम इसमें जाएंगे तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो अगर किसी मरीज को बुखार के साथ कोई रैश हो जाता है, खास अगर हम बड़ों की बात करें, बच्चों के में भी एक तो डेंगू सबसे पहले एक पॉसिबिलिटी हो जाती है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आज टाइफाइड, जो काम भाषा में एंट्रिक फीवर बोलते हैं, या टाइफाइड हो जाता है, उसके अंदर भी लाल लाल दाने निकल जाते हैं। तीसरा जिसे हम शिंगल्स बोलते हैं, हर्पीज बोलते हैं, उसके अंदर भी दाने निकल सकते हैं। तो इसको डिपेंड करता है कि दाने कहाँ पर हैं और किस तरह के हैं, उसी से हम हमारा बीमारी का डायग्नोसिस बनेगा। और बच्चों में ये भी देखा गया कि बुखार के साथ दाने हैं तो 2-3 पॉसिबिलिटी और बन जाती है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया जी या मीजल्स हो गया जी। तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि हम देखते हैं डे टू डे। लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो शायद हम इस प्रोग्राम में नहीं बता पाएंगे। सेप्सिस है और बहुत सारे इन्फेक्शन है जिसके अंदर बुखार के साथ दाने हो सकते हैं जी। तो अगर बुखार के साथ अगर किसी को दाने होते हैं तो मेरी राय रहेगी कि आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। कई बार वो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अक्सर होता ये है कि जो हमारी त्वचा है वो शरीर की अगर किसी अंग में कोई दिक्कत हो तो त्वचा के माध्यम से शरीर बताने की कोशिश करता है, यही हमारे एक्सपर्ट्स कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर विभू, हम आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम, एक ईमेल भी हमें आई है, एक कोलकाता से है, इनकी आयु 54 वर्ष है। इनको क्लाइमीडिया की बीमारी हो गई थी, क्लाइमीडिया की, और ये कह रहे हैं कि इलाज के बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, तो इनको क्या करना चाहिए ये पूरी तरह ठीक हो जाए? इन्होंने पूरा सवाल में अपनी पूरी जो जानकारी नहीं दी है। हाँ। क्योंकि क्लेमिडिया तो एक तरह का बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिज्म है, जो कि आइस में भी कर सकता है, जो हम ट्रैकोमा कहते हैं, आंखों को प्रभावित करता है, और इसके साथ ही साथ जो हमारे जेनिटल एरियाज हैं वहाँ पर ये डिस्चार्ज, पानी जो कहते हैं, जननांगों से स्त्राव कर सकता है, जैसे कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है स्त्रियों में, और जो पुरुष हैं उसमें जो यूरेथ्रा है, जहाँ से पेशाब जाता है, वहाँ पर ये डिस्चार्ज कर सकता है। तो इन्होंने अपने पूरे लक्षण कहना ये चाह रहे थे कि दवाइयाँ लेने के बावजूद भी वो वापस समस्या आ रही है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये जानकारी, डायग्नोसिस ठीक होना बहुत ज़रूरी है कि वो वाकई क्लेमिडिया था या इनको सिर्फ बताया गया है कि क्लेमिडिया है। और अगर बार बार होता है तो हमें अपनी इम्यूनिटी की भी जांच करानी पड़ेगी कि कई शरीर में कोई ऐसी तो समस्या नहीं है जिससे इनकी रोग को रोकने की क्षमता नहीं रही है। साथ ही साथ कई बार जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है, दवाइयों उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, जो फर्स्ट लाइन दवाई देते हैं उससे वो कंट्रोल नहीं हो पाती। तीसरी चीज़, अगर इनके पार्टनर में, जो इनकी वाइफ है या जो इनका सेक्सुअल पार्टनर है, उसमें भी अगर क्लेमिडिया है तो उनकी भी जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक से दूसरे को ये रोग
हो बिल्कुल। सकता है। मैडम यहीं पे मैं दोनों स्किन एक्सपर्ट से बल्कि ये पूछना चाहूँगा और डॉक्टर अनीता से भी, मैम अक्सर घरों में ये देखा जाता है कि जो महिलाएं, जो क्योंकि हर महिला को घर का काम या मतलब पुरुष को भी करना ही पड़ता है, लेकिन ज़्यादा काम करते हैं पानी का घर पे, तो उनकी उंगलियों में अक्सर पकने की समस्या हो जाती है। उनके जो नाखून हैं उनके आसपास का जो एरिया है वो पकना शुरू हो जाता है मैडम। उसके बाद वो एंटीबायोटिक्स अपने मन से ले लेते हैं या जो भी है उस तरीके से। मैम इस समस्या का इलाज किस प्रकार किया जा सकता है? जो ये उंगली पक जाती जी है, पक जाती है। देखिए ऐसा है कि ज़्यादातर ये समस्या महिलाओं में होती है, गृहिणियों में, क्योंकि घर में जो भी काम है, किचन का काम है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सो ज़्यादा एक्सपोजर टू वेट वर्क जिसमें रहता है, तो जो हमारी नेल्स के अराउंड जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। और क्योंकि गीलापन जो है वो त्वचा को हार्म पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। तो पहला तो ये कि आप दस्ताने पहन करके काम करें। अगर आपका ऑक्यूपेशन है, जैसे कुछ हेयर ड्रेसर्स हैं या जो बार्बर्स हैं, नाई हैं, बाल काटते हैं या गार्डनिंग करते हैं, तो बेहतर यही है कि अपनी त्वचा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप दस्तानों का इस्तेमाल करें। दूसरा, आप जब भी हाथ धोते हैं तो आप ये देखें कि आप अच्छे से अपने हाथ को उसको पोंछें और उसको सुखाएं, बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, अगर वहाँ पर आपको बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए कोर्स, उसका प्रॉपर जो एक अवधि है, जो उसकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आपको डायबिटीज़ भी अपना चेक कराना ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ फंगल इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि हम कैंडिडा बोलते हैं, वो नाखून के अराउंड उंगली को पकाने में बहुत एक कॉमन कारण बन जाता है, और जो कि डायबिटिक्स में ज़्यादा है। तो इसलिए हमें पूरा ओवरऑल हमें प्रिकॉशंस भी लेने हैं, और हमें ये भी देखना है कि हम अंदर से हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है अनकंट्रोल, जिसकी वजह से हमें बार बार ये समस्या हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर खेतान सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि आमतौर पे होता ही है कि जो उंगलियों के जो आसपास का एरिया है वो पकता रहता है और वो लोग मिसगाइड होते रहते हैं। किस तरीके से? मैं डॉक्टर विभू ने जो बताया, बस एक बात उसमें जोड़ना चाहूँगा कि कोविड के समय ज़रूर ये था कि आपको बार बार हाथ धोना है या सैनिटाइज़र यूज़ करना है, लेकिन रोज़मर्रा में अपने हाथों को ज़रूरत से ज़्यादा वेट या गीला नहीं रखना है। जैसे किचन में काम करते हुए एक तौलिया ज़रूर साथ में रखें, और पानी का जो काम है उसमें बीच बीच में अगर आप ड्राई कर लेते हैं हाथों को, रगड़ के ना भी करें तौलिए के ऊपर, तो जो पानी की वजह से जो क्यूटिकल बताया कि नाखून और नाखून के बगल की जो चमड़ी है उसके बीच का गैप बढ़ने लगता है, उसको रोकना ज़रूरी है। ज़रूर है कि खाने के पहले, शौच के बाद, और अगर आप ऐसा कोई लगातार बहुत लंबा काम कर रहे हैं उसके बाद हाथ धोना ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोगों को ये फैड हो जाता है कि दिन में 100 बार हाथ धोते हैं, या पैरों को भी बार बार धोते हैं, तो पैरोनिकिया जिसको कहते हैं, जो आप पूछ रहे हैं, उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसकी आवश्यकता नहीं होती जी। इस बीच हमारा ब्रेक का समय हो चुका है, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक से। किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर अनीता, आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम एक चीज़ बताइए कि होम्योपैथी में जो स्किन एलर्जीज जिसकी डॉक्टर खेतान ने अभी बात भी की थी,
क्या भूमिका है होम्योपैथी की? होम्योपैथी में स्पेशली एलर्जीज का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि एलर्जीज एक ऐसी बीमारी है जो उसका कॉज पता करना, वो किस वजह से हो रहा है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। जैसे कोई आता है, उसको बार बार पित्ती की प्रॉब्लम हो रही है, अर्टिकेरिया हो रहा है, तो उसका एग्जैक्टली वजह क्या पता करना वो बहुत मुश्किल है। तो पेशेंट आके बोलता है कि हम ये भी करके देख लिए, उसको भी अवॉइड करके देखा, ये भी हम खाना, इतने सारे खाना हम नहीं खाते, फिर भी हमें ये होता है। तो अब होम्योपैथी में हमारे पास बिना कॉज पता यहाँ पे चलता भी नहीं है मैक्सिमम केसेस में। तो हम उसका जब पूरा केस लेते हैं, उसका थर्मल रिएक्शन लेते हैं, उसका हम खाने पीने का चाव लेते हैं, उसका किस चीज से बढ़ता है, दिन रात में बढ़ता है, सीजन में बढ़ता है, उन सबको लेके हम जो एक केस लेते हैं उसका, उसमें हम उसकी पास्ट हिस्ट्री भी लेते हैं। काफी जगह में ये देखा गया है कि अगर बच्चे को पित्ती की प्रॉब्लम है, उसको माँ को या फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एस्थमा की प्रॉब्लम है, तो हमें उस सब को देख के हमारे पास बहुत अच्छे कोर्स, लेकिन जो मेडिसिन है उसका पूरा कोर्स होता है। और ये भी जैसे 6 महीना बहुत सही रहा, फिर कोई ट्रिगर फैक्टर आया, कोई जैसे तनाव आया, स्ट्रेसफुल फैक्टर आया, वो फिर हल्का बढ़ने लगा। तो इसका भी अगर कोई इस प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है पूरा कोर्स इनको कंप्लीट करना चाहिए, जिसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। प्लस उसके साथ सारे मैनेजमेंट, डाइट वगैरह फॉलो करनी चाहिए। डॉक्टर खेतान सर, आपका रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर ओरल थ्रश की दिक्कत लोग बताते हैं कि जीभ में सफ़ेद हो जाना, इसकी वजह डॉक्टर साहब क्या होती है, और इसको ये किस तरह की समस्या होती है, उसके बारे में क्या इसका इलाज पूरी तरह संभव है? देखिए, ओरल कैविटी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है मुंह के अंदर की, उसमें जो 3-4 बीमारियां जो सामान्यतः संभावना जिसकी होती है, एक तो कैंडिडल इन्फेक्शन जो आप कह रहे हैं, ओरल थ्रश, वो बच्चों में ज़्यादा दिखता है, या फिर जो बीमारियां वेसिकुलोबुलस डिजीज हैं, जैसे एक सीरियस बीमारी होती है पेम्फिगस, उसमें छाले बन जाते हैं और इरोजन्स और अल्सर्स बन जाते हैं। उसके ऊपर कैंडिडा ग्रो कर सकता है। लेकिन एक बीमारी होती है ओरल लाइकेन प्लेनस, इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो अंदर मुंह के अंदर की जो त्वचा है, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन हम कहते हैं, उसके ऊपर एक हल्के सफ़ेद और नीले रंग के लैसेज जैसे धारियां बनने लगती हैं, जख्म भी बन जाते हैं, और कई बार लोग सोचते हैं कि ये कैंसर है। और ओरल कैंसर भी हमारे देश में दुर्भाग्यवश टोबैको की वजह से ओरल कैंसर कॉमन, बहुत कॉमन है। तो उसमें ओरल कैंसर वो बड़ा हम लोगों के लिए क्लिनिकली ज़्यादातर आसान होता है ये तय करना कि ओरल कैंसर नहीं है। कुछ मरीजों में बायोप्सी के द्वारा हम तय करते हैं कि ये ओरल कैंसर नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अभी जो गंभीर, डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी बीमारी है जो जानलेवा भी हो सकती है? जी हाँ, ये एक धारणा है कि जो त्वचा संबंधी बीमारियां हैं उनका कोई ख़ास, उससे कोई ख़ास जीवन का रिस्क नहीं है या उसमें कोई ख़तरा नहीं है। बात सही है ज़्यादातर बीमारियों में, लेकिन कुछ बहुत ही गंभीर बीमारियां होती हैं। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि पेम्फिगस एक बीमारी होती है जिसमें जैसे जले हुए छाले होते हैं, वो कुदरती अपने आप ऑटोइम्यून सिस्टम की वजह से, ऑटोइम्यूनिटी की वजह से उसमें छाले बनने लगते हैं। और जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो एक से ज़्यादा सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, जैसे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, इसमें बहुत सारे सिस्टम इसमें शामिल हो जाते हैं और इसमें खतरा भी जान को होता है। कुछ सीवियर ड्रग रिएक्शन होते हैं जो इतने सीवियर होते हैं कि अगर उनका इलाज 2-4 दिनों के अंदर उनको न संभाला जाए तो जान का खतरा होता है। जैसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, ये सारे जानलेवा एलर्जिक डिजॉर्डर होते हैं जो दवाओं की वजह से होते हैं। तो ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सबको होते हैं, पर जिसको होते हैं, जिसको होते हैं उसको तत्काल या तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है या स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, उसमें हमें सावधानी की बेहद जरूरत पड़ती है। होते सबको नहीं है, लेकिन जिनको हो उनको बेहद सावधानी की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर M.K. लाल सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक्यांथोसिस नाइग्रेसिस जो है, नाइग्रिक बीमारी, वो क्या होती है डॉक्टर साहब?
अच्छा, हमने जब इस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी तो हमने और आपने हमारी बात करी थी कि हमारी जो त्वचा है वो हमारी अंदर का जो स्वास्थ्य है उसका एक रिफ्लेक्शन है, वो हमें बताता है कि अंदर का स्वास्थ्य कैसा है। तो ये जो एकैंथोसिस निग्रिकेंस है, इससे अच्छा उदाहरण शायद मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है इस बात को स्पष्ट करने के लिए। ये एक तरह का चमड़ी के ऊपर एक काले से या ग्रे कलर की पट्टी सी होती है जी। इसके अंदर चमड़ी हमारी मोटी हो जाती है और अक्सर देखा गया है गर्दन की तरफ, यहाँ पर इस तरफ कहीं पर होती है, अक्सर एक पट्टी होती है, ये देखा जाता है। और ये जो एक रिफ्लेक्शन होती है कि अंदर कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम कई तरह की हो सकती है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है कि आपको डायबिटीज तो नहीं है या प्री डायबिटीज तो नहीं है आपको। अच्छा। क्योंकि इससे इसका आने का मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा। आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये उभर के आती है। दूसरा क्या होता है कि अक्सर ये भी देखा गया है कि ये तो डायबिटीज हो गई, लेकिन सीरियस बीमारी भी हो सकती है, जैसे कैंसर है, उसका भी एक अर्ली साइन हो सकता है एकैंथोसिस निग्रिकेंस जी। जैसे ओवरिन कैंसर है जी, प्रोस्टेट कैंसर है, इसका भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर किसी पेशेंट को अगर इस तरह की कोई पट्टी इस तरह की डाउटफुल है तो मेरे हिसाब से उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपनी टेस्ट करवा लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारे ये कहना चाह रहे हैं, अगर हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो समस्या हो, लेकिन हमें विशेषज्ञ से मिलने की ज़रूरत जरूर है ताकि वो बताएं कि हमें वो दिक्कत है या नहीं है। डॉक्टर विभू मैम, अक्सर एक दिक्कत ये होती है कि कई लोग तेल लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते हैं, और कई जो त्वचा रोग विशेषज्ञ कहते हैं तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर विभू मैम, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि वन साइज डजंट फिट ऑल वाली बात है आपकी। तो यहीं पे मैं एक सवाल जोड़ूं डाई से संबंधित, क्योंकि हेयर कलर, क्योंकि अब कल हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की बड़ी दिक्कत है। इस बारे में डॉक्टर साहब किस तरीके से लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं? मार्केट पे तमाम डाइज अवेलेबल हैं, कुछ महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं, तो लोगों को क्या सावधानी बरतनी? बिल्कुल, तो मैं अभी पहले सवाल पे शुरुआत करती हूँ कि तेल हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो इसका आंसर एक नहीं है, क्योंकि अगर तो त्वचा आपकी रूखी है, जो कि ज़्यादातर देखा जाता है कि कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, जैसे हम एक्जिमा वाले जो पेशेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ड्राई स्किन रहती है, डायबिटिक्स में ज़्यादातर ड्राई स्किन रहती है, या जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ स्टैटिन्स खा रहे होते हैं उसमें रूखी त्वचा रहती है। ओल्ड एज में जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स हैं उसमें भी त्वचा जो है रूखी रहती है। तो उसमें हमें, अगर हम नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं, और मौसम भी हमें ध्यान में रखना है, अगर सर्दी है जिसमें कि जो ह्यूमिडिटी भी कम है और हमारा जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर में उसका लॉस हो रहा है, तो हमें तेल लगाना चाहिए। नारियल का तेल लगा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप सरसों का तेल लगाएं या कोई परफ्यूम्ड ऑयल लगाएं, क्योंकि उसका नुकसान भी हो सकता है। तो आपको किस तरह की त्वचा में लगाना है, कैसे मौसम में लगाना है और कौन सा लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी जानकारी होना। और जो जिनको तैलीय त्वचा है, जिनकी ऑयलीनेस ज़्यादा है, जैसे कि किशोर हैं या कुछ महिलाएं हैं, या अपनी अपनी त्वचा का ऑयल सिक्रीशन है, अगर ऑयली स्किन है तो उसमें हमें ऊपर से अगर हम ऑयल लगाएंगे तो हमारे जो रोम छिद्र हैं बंद होंगे, उसमें फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, उसमें एक्ने हो सकती है। हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है, तो आप हमसे वो हमारे दूसरे सवाल का भी आप जवाब दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ कि हेयर डाई जो है एक केमिकल है और हेयर डाई का नुकसान तो रहेगा ही, ये मान करके चलिए, बिकॉज इट्स अ बार्गेन। तो कैंसर से भी लिंक है? कैंसर से भी लिंक है, क्योंकि कुछ ऐसे एरोमेटिक कुछ इस तरह के इसमें केमिकल्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म यूसेज इट कैन सन के साथ मिल करके इट कैन कॉज कैंसर। सो इसलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम लंबे समय तक, कुछ हमें सेफ हेयर कलर्स हैं जिसमें वो केमिकल्स नहीं हैं, लेकिन कुछ इस तरह के हेयर कलर्स हैं जो कि चीप हैं, कम कॉस्ट में आते हैं, इसलिए हर कोई उसे लगाता है और धूप में रहता है। और इसके साथ ही साथ धूप में रहने की वजह से हेयर कलर की जो परेशानी है ज़्यादा देखने में आती है। ऐसे कम शब्दों में एक लाइन में मैं चाहूँगी सारे लोग अपना संदेश दे दें। डॉक्टर खेतान जी, जिस तरह आपको शरीर के बाहरी कवच को रोज साफ करना चाहिए,
साबुन का इस्तेमाल करें, और अगर स्किन ड्राई है तो उसके बाद कोई भी इमोलिएंट, मॉइस्चराइज़र, कोल्ड क्रीम वगैरह पैरों में, ख़ास तौर से हाथों और पैरों में लगाएं। बाल को रोज़ शैम्पू से, सामान्य शैम्पू से अगर साफ़ करें तो डैंड्रफ होने की संभावना नहीं है। जिस तरह आप रोज़ ब्रश करते हैं दांतों के लिए, उस तरह आप अपनी त्वचा का और केश का ध्यान रखें। बिल्कुल। डॉक्टर M.K. लाल सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आम धारणा ये है कि अक्सर अगर आपको कोई चर्म बीमारी है या त्वचा की बीमारी है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपकी त्वचा तक ही लिमिटेड है। तो अगर आपको कोई भी गांठ है शरीर के अंदर, कोई भी आपको कोई भी चीज़ आपको लगता है कि जो पहले नहीं थी, इस तरह का कोई भी निशान है, तो उसकी जांच कराइए, क्योंकि हो सकता है वो आपको कुछ कहना चाह रही हो कि अंदर उन्हीं कोई और बीमारी हो सकती है, तो इसलिए उसको हल्के में। डॉक्टर विभू मैम, मैं कहना चाहूँगी कि स्टे अवे फ्रॉम केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, सन प्रोटेक्शन, गुड बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट एंड आपकी स्किन जो है, बाकी सब जो उपचार अभी हमने बताए, मेरे साथियों ने बताए, उससे आपकी त्वचा स्वस्थ रहे। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता गांगुली मैम, आप भी अपना संदेश हमें दे दीजिए। जी, ओवर द काउंटर मेडिकेशन खुद मत लीजिए, इंटरनेट पढ़ के बहुत दिनों तक मेडिसिन मत लेते रहिए। होम्योपैथी में बहुत मेडिसिन बहुत इजीली अवेलेबल होती है, हमेशा डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज कराइए। शुक्रिया आपका स्काइप से जुड़ने के लिए। तो आपने देखिए ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे, और आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है DD किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल ID है swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें। नमस्कार।